नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ हॉन्टेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस नई पेशकश में मैं एक डिलीवरी बॉय की भूतिया घटना की कहानी लेके आया हूँ। तो आइए अपनी पेशकश की ओर चलते हैं। इस पेशकश में मैं आपको एक डिलीवरी बॉय के साथ घटी एक बेहद खौफनाक भूतिया घटना के बारे में सुनाऊंगा। तो आइए चलते हैं आज की इस नई कहानी की ओर। दोस्तों, ये जो कहानी है हमें रामचरण जी ने भेजी है इंस्टाग्राम की सहायता से। उन्होंने अपना नाम रामचरण बताया है। रामचरण जी बहुत मेहनती और प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं। उनकी उम्र लगभग 24 से 25 साल रही होगी। दरअसल वो किसी अमीर घर से नहीं थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उनके पिता तब गुजर गए थे जब वो 12 साल के थे। तभी से उनकी माँ ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उनका कोई भाई या बहन भी नहीं थी। उनकी माँ ने जैसे तैसे कर उनकी 12वीं कंप्लीट करवा दी। 12वीं खत्म करवाने के बाद उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उन्हें मजबूरन आगे की पढ़ाई ना करके एक डिलीवरी बॉय की जॉब करनी पड़ी। वो एक जानी मानी कंपनी स्विगी में काम करने लग गए थे। उनकी माँ के दवाएं और घर के खर्च उनके डे शिफ्ट से नहीं चल पा रहे थे, तो वो लेट नाइट शिफ्ट डिलीवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें नाइट शिफ्ट करते अभी 2 सप्ताह हो चला था और रामचरण जी बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान थे। वो विज्ञान पर भरोसा रखते थे और जादू मंत्र, भूत प्रेत इन सब बातों पर भरोसा नहीं किया करते। उनकी माँ उन्हें हमेशा नाइट शिफ्ट करने को मना करती, पर रामचरण जी मजबूर थे। उन्हें नाइट शिफ्ट करना ही पड़ता। रामचरण जी उत्तर प्रदेश के एक शहर फिरोजाबाद के दत्तपुर नाम के गांव से थे। वो जब से उनकी माँ फिरोजाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तब से रामचरण जी अपना घर छोड़ के उसी हॉस्पिटल के आसपास ही एक किराए पर रूम लेके रहने लगे और रात को ड्यूटी करा करते और दिन को थोड़ा आराम करने के बाद माँ के पास हॉस्पिटल में आ जाते। उनके पास उनके पिता की एक पुरानी बाइक थी जिससे वो डिलीवरी किया करते थे। उनका रूट हमेशा अपने पुराने गांव दत्तपुर से लेकर श्रीनगर के बीच में ही रहता था। उनके गांव में लोग बहुत कम थे और कई इमारतें तो एकदम खंडर हो गई थी। उनके गांव में सब पलायन कर रहे थे, पता नहीं क्यों, पर उनका गांव अब वीरान हो चुका था। तब भी वो अपना काम करते जा रहे थे। रात के टाइम जब डिलीवरी की लोकेशन उनके गांव में होती तो उन्हें थोड़ा डर लगता कि क्या करूं, एक्सेप्ट करूं या ना करूं। वैसे वो भूत प्रेत से तो नहीं डरते थे, पर जैसा कि मैंने बताया उनका गांव खाली हो चला था। इक्का दुक्का कोई रहता था और वो लोग भी बूढ़े लोग थे। इनके बच्चे कहीं बाहर नौकरी कर रहे थे, तो उन्हें ऑर्डर करना नहीं आता। ना ही उनके पास कोई मॉडर्न मोबाइल था जिससे वो ऑर्डर करते। फिर भी उस गांव से ऑर्डर आना ये थोड़ा चिंतित था, तो उन्हें लगता कोई चोर या लुटेरा ना हो, पर वो अपना पुराना घर देखने के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते थे। शुरू में कुछ बुरा उनके साथ नहीं हुआ। वो अपना काम करते जाते और अपने माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे जोड़ते जा रहे थे। लगभग 2 महीने अब बीत गए थे। रामचरण जी अभी भी अपना डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे। नाइट में सब बढ़िया था, पर बात बिगड़ना तब शुरू हुई जब उन्हें एक रात एक ऑर्डर मिला। लोकेशन था दत्तपुर सी ब्लॉक नियर बाय शमशान घाट। उन्हें भूत प्रेत से डर तो नहीं था और इस ऑर्डर पर उनको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। इसी वो लालच में आके वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं और चल पड़ते हैं ऑर्डर लेके अपने पुराने गांव की ओर। रात के लगभग 1:05 हो रहा होगा। वो ऑर्डर लेके बस पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उन्हें आगे की सड़क पर एक परछाई नजर आई। जैसे कि मान लीजिए एक सोसाइटी का गेट है, मेन गेट, जिससे लोग सोसाइटी में एंट्री लेते हैं। उसी तरह से दत्तपुर गांव में शुरुआत में एक बड़ा सा बोर्ड टाइप था जिसपे लिखा रहता कि दत्तपुर गांव में आपका स्वागत है। वैसे वो बोर्ड काफी पुराना था। वहीं उसी जगह रामचरण जी ने उस परछाई को देखा। बड़ी पतली परछाई थी, जैसे किसी औरत की हो। वो उस परछाई को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते वक्त उन्होंने अपने बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा कि उस परछाई ने अपने मुंह घूंघट से ढक रखा था और घूंघट बिल्कुल काला था। तो उस परछाई का चेहरा रामचरण जी को पूरा नजर तो नहीं आया, पर उस परछाई का मुंह दिखाई देने लगा। जब रामचरण जी ने बाइक को आगे ले गए कि रामचरण जी अपनी बाइक का जब भी ब्रेक मारते तो पीछे रेड लाइट जल उठती। उन्होंने परछाई के आगे निकलते ही गड्ढे के कारण ब्रेक लगाया था। तो उसी वक्त वो देखते हैं अपने रियर व्यू मिरर में कि वो औरत या फिर परछाई जिसने घूंघट से मुंह ढक रखा था, उसके दांत दिखाई दे रहे थे। वो औरत या फिर जो परछाई थी हंस रही थी। उसकी मुस्कान मानो कोई अनकहे खतरे का इशारा कर रही थी। रामचरण जी बिना कुछ सोचे आगे बढ़ते हैं और वो शमशान घाट के बाहर पहुंच जाते हैं।
शमशान घाट पर पहुंचने के बाद वो उस कस्टमर को कॉल लगाते हैं। तो वो कस्टमर रामचरण जी को शमशान के अंदर आने को बोलता है। रामचरण जी उस कस्टमर को मना कर देते हैं, पर वो कस्टमर उन्हें धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुम अंदर नहीं आए तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकलवा दूंगा। इस धमकी से रामचरण जी मान जाते हैं और बाइक को बाहर लॉक करके शमशान के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसे रूम में आ गए हों जिसमें बहुत तेज एसी ऑन कर रखा हो। हालांकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा था, गर्मी का टाइम था, तो ऐसी ठंड लगना एक चमत्कार की बात थी या फिर कहें किसी चीज का इशारा थी। पर रामचरण जी इस पर ध्यान ना देके अंदर की ओर चलते जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो अंदर एक आदमी को किसी लाश थी या क्या था पता नहीं, पर वो ये देखते हैं कि वो जो आदमी था किसी की लाश के सामने बैठे हुए था, जैसे बहुत दुखी हो। उस आदमी ने अपना सर हाथों से पकड़ रखा था। वो जो आदमी था उसकी पीठ रामचरण जी की तरफ थी और उस आदमी का फेस उस लाश की तरफ था। लाश जो की थी कफन से ढकी हुई थी। रामचरण जी को वैसे पता नहीं था कि उस कफन के नीचे लाश है या नहीं है, पर ऐसा मान रहे थे कि उस कफन के अंदर लाश ही है, क्योंकि कुछ ऐसे ही आकृति बन रही थी जैसे कोई कफन के नीचे लेटा हो। खैर वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाते हैं और उस आदमी को कॉल करते हैं, ये पता लगाने के लिए कहीं वो लाश के पास बैठा आदमी ही तो नहीं जिसने ऑर्डर किया है। जब उन्होंने कॉल लगाने के लिए फोन की तरफ सर झुका के देखा और कॉल करते वक्त सामने की ओर देखा तो वो आदमी गायब था और जो लाश थी वो वहीं पर थी। वो कॉल करते हुए उस लाश की तरफ बढ़ते हैं और उस आदमी को आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतने में कॉल कट हो जाता है। हालांकि रामचरण जी को उस आदमी को इधर उधर ढूंढने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि कॉल कट हो चुका है। थोड़ी देर बाद जब उन्हें याद आता है कि मैंने कस्टमर को कॉल लगाया था, तो वो अपना फोन कान के पास ले जाते हैं और तभी रामचरण जी के कानों में एक आवाज आती है जैसे कोई फुसफुसा रहा। वो आवाज थी, रामचरण सामान वहीं रख दो और उस लाश से जितना हो सके उतना दूर हो जाओ। रामचरण जी सामान वहीं रख लाश से दूर हो जाते हैं, पर वो वहीं पर थे और उस आदमी से पूछते हैं कि सर पेमेंट कैसे करेंगे आप, कैश या ऑनलाइन? तो वो कहता है पेमेंट तुम्हारी बाइक के स्टोरेज बॉक्स में रख दी गई है। रामचरण जी शॉक हो गए थे क्योंकि वो जो स्टोरेज बॉक्स है वो तो लॉक रहता है, तो फिर उस आदमी ने उसमें पेमेंट कैसे रखी होगी। रामचरण जी उस आदमी से यही सवाल पूछते हैं, तो वो आदमी कहता है ज़्यादा सवाल मत करो और इधर से जल्दी जाओ वरना तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। रामचरण जी उसको ओके में रिप्लाई देके फ़ोन कट करने के लिए जैसे ही फ़ोन की तरफ देखते हैं तो उन्होंने पाया कि कोई कॉल ऑनगोइंग थी ही नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद कस्टमर ने काट दिया होगा जब मैंने फ़ोन कान से हटाया होगा, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जब रामचरण जी ने अपने कॉलिंग ऐप में जाके कॉल हिस्ट्री देखी तो उधर रेड लाइन में हाईलाइट होके आ रहा था कि कॉल नॉट कनेक्टेड। रामचरण जी थोड़ा हैरान थे कि ये क्या, इधर तो मैंने अभी अभी कस्टमर से कॉल पर बात करी, फिर भी कॉल नॉट कनेक्टेड क्यों दिखा रहा है। शायद कोई ग्लिच होगा। वो ये सोचते सोचते अपनी बाइक की ओर चल पड़े। जाते वक्त उन्होंने रोने की आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कई सारे लोग फूट फूट के रो रहे हो। रामचरण जी उस आदमी को गाली दे रहे थे कि ऐसे मातम के माहौल में भी उस आदमी को खाने की पड़ी है, देखो कैसे रो रहे हैं बेचारे। ये सब सोचते सोचते वो बाइक के पास आ जाते हैं और अपनी बाइक और अपने स्टोरेज बॉक्स को खोलते हैं। उन्हें अभी तक यही लग रहा था कि वो आदमी उन्हें बेवकूफ बना रहा है और अगर पैसे नहीं हुए तो फिर मैं उस आदमी को बताऊंगा। पर जब रामचरण जी ने स्टोरेज बॉक्स खोला तो उसमें सच में पैसे थे। जितना रामचरण जी को रिसीव करने थे उतने ही पैसे रखे हुए थे। अब रामचरण जी को यकीन हो गया था जरूर किसी भूत प्रेत की हरकत है। तभी जब वो पैसे देखने के बाद ये सब सोच ही रहे थे कि ये भूत प्रेत की हरकत है, उतने में ही उसी कस्टमर की आवाज उनके कान में आती है और वो बोलता है ज्यादा सोचो मत, यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल गई और हमें हमारा ऑर्डर। यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से भाग जाओ वरना तुम भी यहाँ का एक हिस्सा बन के रह जाओगे। रामचरण जी अब डर के मारे नीले पड़ चुके थे। उनका दिमाग बिल्कुल जाम हो चुका था क्योंकि बिना फोन लगाए बिना कुछ करे उन्हें वो आवाज कैसे सुनाई दी। वो वहीं पर गिर जाते हैं और बेहोश पड़ जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने यही माना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें इस दुनिया में नहीं होती है। और जब अचानक से उन्होंने ये सब महसूस किया तो उनका दिमाग इस सब चीजों को प्रोसेस ही नहीं कर पाया और वो बेहोश हो गए। कुछ देर बाद लगभग 15 से 20 मिनट बीत गए होंगे शायद, उन्हें होश आ गया और होश आते ही उन्होंने देखा कि वही औरत जो उन्हें गाँव में एंट्री लेने से पहले दिखी थी वो उस शमशान घाट के एंट्री गेट पर खड़े खड़े
रामचरण जी की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। इस बार उसका घूंघट उसके सर पर नहीं था और उसका चेहरा ऐसा डरावना जैसे किसी ने उस महिला पर अभी अभी एसिड से हमला किया हो। उसका चेहरा ऐसा था कि आधा फेस कंकाल था, कहीं कहीं मांस के टुकड़े लटके हुए थे, दोनों आंखें बाहर लटक रही थी और जबड़ा फटा हुआ था जैसे किसी ने बलपूर्वक जबड़ा चीर दिया हो। तो वो औरत उसी फटे हुए जबड़े से मुस्कुरा रही थी और कभी कभी ऐसी आवाज भी आ रही थी जैसे वो रो रही हो। पता नहीं, पर रामचरण जी अब बहुत डर चुके थे। उन्होंने हिम्मत जुटा के बाइक स्टार्ट करी और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। लगभग उन्होंने 10 बार किक मारी पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो औरत उस शमशान घाट से आगे नहीं बढ़ रही थी, बस वहीं गेट पर खड़े खड़े रामचरण जी को एक टक लगाए घूर रही थी। रामचरण जी ने 11वीं बार किक मारी और इस बार भगवान की कृपा से बाइक स्टार्ट हो गई। रामचरण जी बिना कुछ सोचे समझे बाइक घुमाते हैं, बिना उस औरत की तरफ देखे इतनी तेजी से बाइक निकालते हैं कि मान लीजिए गांव से निकलने में 15 मिनट का रास्ता था, पर रामचरण जी 5 मिनट से भी कम समय में उस गांव से निकल आए। वो बाइक भगाते भगाते अपनी माँ के पास उसी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उनकी माँ सब सुनने के बाद उन्हें कहती है कि बेटा, तू जो शमशान घाट की बात कर रहा है वैसा शमशान घाट उस एड्रेस पे तो है ही नहीं। वहाँ तो खाली पड़ी एक जमीन है। हमारे गांव में बस एक शमशान घाट है जो गांव के अंदर आने से पहले 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। याद नहीं क्या तुझे? रामचरण जी को याद आता है कि माँ तो सही कह रही है, हमारे गांव में ऐसा कोई शमशान घाट है ही नहीं। तो फिर मुझे क्या दिखा और वो सब क्या था? रामचरण जी के दिमाग में ये सवाल घूम ही रहा था कि उनकी माँ बोलती है कि घर जा और आराम कर। आराम करने से पहले एक बार 2 लाल मिर्च किसी कागज पर रख के जला के उसकी राख को अपने हाथों में रगड़ लियो और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके नहा लियो। रामचरण जी अपनी माँ की बात मान के अस्पताल से बाहर आते हैं और बाइक से घर के लिए रवाना होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वही औरत, इसका चेहरा बहुत डरावना था, उन्हें एक घर से घूरते हुए नजर आती है। उस औरत को देख रामचरण जी अब बेहद घबरा जाते हैं और बाइक की स्पीड तेज कर देते हैं। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाते हैं। रामचरण जी अपने रूम में जाते हैं। उनके रूम में जो है एक बेड था और उसके पीछे एक खिड़की थी जिसको उन्होंने बंद कर रखा था कांच से, मतलब कांच वाली खिड़की रही होगी। तो वो क्या देखते हैं कि उसी कांच की खिड़की से वो औरत उन्हें घूर रही है। फिर उन्हें माँ की बात याद आती है। रामचरण जी तुरंत किचन में जाते हैं। वैसे रामचरण जी ने एक रूम ही किराए पे लिया था, कोई किचन नहीं था, और उन्होंने उसी रूम में चूल्हा और बाकी सामग्री रखी थी। वो तुरंत 2 लाल मिर्ची लेते हैं और एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा फाड़ते हैं और उस मिर्ची को उस कागज के समेत जला देते हैं। उस कागज की राख को वो अपने हाथों में मल लेते हैं और तुरंत बाथरूम की तरफ रवाना हो जाते हैं। और नहा के जब वो बेडरूम में आते हैं तो वो जो औरत की परछाई थी, या कहे वो भयानक औरत, उधर से गायब थी। रामचरण जी अपनी माँ को कॉल करके सब बताते हैं और उनकी माँ कहती है कि बेटा, अब तू सो जा, अब तेरे को कुछ नहीं नजर आएगा और अब से नाइट शिफ्ट मत करना। अगर करना भी हो तो दत्तपुर गांव में तो बिल्कुल मत जाना, खासकर बिल्कुल मत जाना। दिन में तुम जा सकते हो पर रात में भूलकर भी मत जाना। रामचरण जी ने माँ को शुक्रिया करके सो जाते हैं। अब रामचरण जी नाइट शिफ्ट करना बंद कर देते हैं और डे शिफ्ट में डबल मेहनत करके लगभग 3 साल काम करके अपनी माँ के इलाज करवाने लायक पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और उनका इलाज भी करवा देते हैं। इलाज हो जाने के बाद उनकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। रामचरण जी 1 साल और मेहनत करके कुछ पैसे जोड़कर एक दुकान खोल लेते हैं और अपनी माँ को चलाने के लिए दे देते हैं। अब रामचरण जी ने डिस्टेंस से पढ़ाई भी शुरू कर दी थी और साथ ही साथ अपना डिलीवरी बॉय का काम भी जारी रखा था। अब और उनकी जिंदगी अब वापस ट्रैक पर आ गई थी। दोस्तों, रामचरण जी की कहानी बेहद खौफनाक के सही संघर्ष भरी भी थी। आशा करता हूँ कि रामचरण जी अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। और हाँ, आप सबसे भी मेरी दरख्वास्त है कि समय रहते अपने माँ या पिता की बात जरूर सुने और पालन करें। क्या पता उनकी बात कब काम आ जाए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।